नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हमारी जो कल की क्लास थी उसमें हमने अध्ययन किया था आपका प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है भाई, हमारा मध्य प्रदेश का एक टॉपिक शुरू हुआ था राजनीतिक परिदृश्य, और वहीं से अपन ने जोड़ा था भाई प्रशासनिक दृश्य। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी राज्य का या आप देश की बात करोगे तो उसका जो पूरा एक तंत्र होता है, पूरी जो व्यवस्थाएं होती है वो 3 अंगों से मिलकर बनती है। ठीक है, आपको पता है भाई, पहला तो होता है राजनीतिक, या अपन डायरेक्टली बोलना चाहें तो भाई आपकी कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। ठीक है, ये तीनों मिलके भाई पूरे की पूरी एक व्यवस्था का निर्माण करते हैं किसी भी देश या राज्य के अंदर। तो वही हमने पढ़ना स्टार्ट किया था राजनीतिक परिदृश्य, फिर हमने स्टार्ट किया प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है भाई अभी ये है आपका मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था। और कल के वीडियो में भाई हमने इसको आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो भाई आप ये ध्यान रखना, हमारा एक और लेक्चर स्टार्ट हुआ है इतिहास का। ठीक है, तो दोनों आपकी क्लासेस चलेंगी, कंटिन्यू चलेंगी, आपका मध्य प्रदेश की भी चलेंगी और इतिहास की भी चलेंगी। ठीक है, और दोनों आपको अटेंड भी करना है रोज। अब टाइमिंग की बात है, क्योंकि कई बच्चों के ये क्वेश्चन है, कई सवाल करते हैं कि सर टाइमिंग थोड़ा बता दो, तो आप टाइमिंग भी ध्यान रखना भाई। आपकी जो मध्य प्रदेश की जो वीडियो है आपको रोज 7:30 बजे मिल जाएगी, तो शाम के आप 7:30 बजे जाके मध्य प्रदेश की क्लासेस रोज प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आपका इतिहास की बात करें तो इतिहास की जो हमारी वीडियो है, ठीक है, जो हमारी इतिहास की क्लासेस हैं वो रोज आपको सुबह 12 बजे अपलोड हुई मिल जाएंगी। ठीक है, तो दोनों के टाइम आप ध्यान रखना, इतिहास आपका 12 बजे और मध्य प्रदेश की टाइमिंग रहेगी आपकी शाम 7:30 बजे। ठीक है, और दोनों कंटिन्यू चलना है। ऐसा नहीं कि भाई एमपी, हाँ कभी कभी आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो आप ये भी थोड़ा ध्यान रखोगे और हमारी क्लासेस अब कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो हमारा अभी टॉपिक जो चल रहा है ये है आपका मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था। अच्छा, कल की क्लास में मैंने भाई आपको बोला था कि हमारा जो प्रशासनिक तंत्र है या पूरा की पूरा जो प्रशासन है हमारे मध्य प्रदेश का, उसका जो केंद्र बिंदु है क्या है भाई, जल्दी बताइए आप। वल्लभ भवन। ठीक है, और वल्लभ भवन कहाँ पड़ता है आपका, भोपाल में। यानी हमारे इस प्रदेश का, हमारे इस राज्य का जो प्रशासन है, जो शासन है, वो कहाँ से ऑपरेट होता है भाई, वल्लभ भवन से। यानी कहाँ से होता है, आपके भोपाल से। ठीक है, क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यहीं पे आपका पूरा मंत्रालय का कार्यालय भी मिलेगा और आपके पूरा प्रशासनिक व्यवस्था सचिवों का कार्यालय भी मिलेगा। इसलिए पूरी कार्यवाही जितना भी है भाई, सारा कामकाज कहां से होता है, आपके वल्लभ भवन से। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई आपका केंद्र बिंदु, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था था। लेकिन एक अकेला वल्लभ भवन क्या पूरे राज्य के एक एक इंसान तक जाके, एक एक जनता तक जाके पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित कर सकता है क्या भाई, नहीं कर सकता। इसके नीचे भी कुछ प्रशासनिक अधिकारी होंगे। जैसे भाई कल अपन ने बोला वल्लभ भवन के बाद किस स्तर पे आके बात करेंगे भाई, आपके संभाग पे। ठीक है, संभाग में भाई एक आयुक्त होता है आपका, कौन होता है आपका, वरिष्ठ आईएएस होता है। हर संभाग में एक प्रशासनिक अधिकारी मिलेगा आपको। फिर संभाग के अंतर्गत कौन मिलेंगे भाई, आपके जिले, और जिलों में भी आपके प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, यहां भी आईएएस होते हैं। क्या क्या बोलते हैं उनको अपन, जिला कलेक्टर। यानी आपके जिले में जितनी भी कानून व्यवस्था है, विधि व्यवस्था है, या आपके जिलों का विकास करना है, ये सारा कामकाज जितने भी कार्य हैं इससे संबंधित, वो सारे कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, आपका जिला कलेक्टर। पूरी जिम्मेदारी होती है भाई जिले की उसके ऊपर। तो आपका जिले में तो हो गया जिला कलेक्टर। फिर इनके नीचे कौन आती है भाई, आपकी तहसीलें, और तहसीलें के बाद कौन आती है, आपकी उप तहसीलें। ठीक है, तो ये पूरा की पूरा एक प्रशासनिक तंत्र है हमारे राज्य में, और ये मिलके ही पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। तो ये कल हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मैंने बोला भाई हमारे राज्य में कुछ संस्थाएं हैं, प्रशासनिक संस्थाएं। ठीक है, क्योंकि भाई होता क्या है कि हमारी ये पूरी प्रशासनिक व्यवस्थाएं भाई, आप जानते हो कि जो नेता लोग हैं भाई वो तो अच्छी तरह से आप जानते हैं, लेकिन होता क्या है, कभी कभी आपके जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं ये उनके अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। कई प्रकार की भ्रष्टाचारी आपको मिलेगी। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, आपको लोन ही लेने जाना है,
10 लाख का लोन लेना है भाई, आपको 2 लाख तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका लोन पास नहीं होगा। कई आपने देखा होगा ऐसा, कितनी ही बार आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो भाई अब इसका निराकरण करेगा कौन फिर? आप कुछ बोल भी नहीं सकते भाई, प्रशासनिक अधिकारी है, उसके पास बहुत सारे पावर हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं, क्या करोगे भाई आप उनका? तो ये जो भ्रष्टाचारी है हमारे राज्य में, इसको खत्म करने के उद्देश्य से कई प्रकार की प्रशासनिक संस्थाएं बनाई गई, क्योंकि भाई आपको एक लोकतांत्रिक गणराज्य का लक्ष्य प्राप्त करना है, एक लोक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य प्राप्त करना है, जनता का विकास करना है, उनकी समस्याएं सुलझाना है। तो भाई उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके प्रशासन से भ्रष्टाचारी खत्म हो, अधिकारियों को उनके अधिकारों का दुरुपयोग करने से रोका जाए। तो बहुत जरूरी है ये। इसीलिए भाई राज्य स्तर पे मैंने बोला कितनी संस्थाएं गठित हुई? 2। और हर जिले स्तर पे कितनी संस्थाएं बनी है? ऐसी 1। काम क्या है भाई इनका? मैं कितनी बार बोल चुका हूं आपको कि जो अधिकारी वगैरह होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, या फिर आपके मंत्रालय की बात करें तो आपका मुख्यमंत्री हैं, अन्य मंत्री हैं, प्रतिपक्ष नेता हैं, विपक्ष नेता हैं, या आपके सचिव वगैरह हैं, अन्य सचिव वगैरह है, भाई इनके खिलाफ जांच करने वाला भी तो हो ना, कोई आम आदमी तो कर नहीं सकता, है ना समझ में? ठीक है, तो वो सारे जो काम है आपके, वो करती हैं प्रशासनिक संस्थाएं रहती हैं भाई। तो हमारे मध्य प्रदेश में भी भ्रष्टाचारी को रोकने के लिए, अंकुश लगाने के लिए राज्य स्तर पे कितनी संस्थाएं बनाई गई? 2। और हर जिले स्तर पर कितनी बनी है? 1। ये 2 में भाई सबसे पहली जो संस्था है आपकी, मैं बता चुका हूं कल आपको, क्या नाम है भाई इसका? लोकायुक्त। विचार कब आया लोकायुक्त का? 1969 में। कौन सी समिति है आपकी भाई? दीक्षित समिति। ये समिति है भाई जिसने लोकायुक्त का विचार लाया कि भाई आपको आपके राज्य का विकास करना है, संभागों का विकास करना है, जिलों का, तहसीलों का, गांवों का विकास करना है, तो भाई ये भ्रष्टाचारी को रोकना पड़ेगा। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, उनको रोकना पड़ेगा, अंकुश लगाना पड़ेगा। इसलिए भाई संस्थाएं बनाई गई आपकी। पहला विचार दीक्षित समिति 1969, और इसका जो विधेयक था लोकायुक्त वाला, पास कब हुआ? 1981 में। ठीक है, तो लोकायुक्त पे जो व्यक्ति काम करेगा, लोकायुक्त एक पद का नाम है भाई, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, लोकायुक्त कोई व्यक्ति नहीं है, लोकायुक्त व्यक्ति का एक पद होता है, जो उस पद पे बैठेगा वो लोकायुक्त कहलाएगा। ठीक है, तो इस पद पर बैठेगा कौन फिर? ये भी सवाल है भाई। तो लोकायुक्त के पद पर वो व्यक्ति बैठता है जो आपके सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। कहां है सुप्रीम कोर्ट आपका? दिल्ली में। तो आपके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, या आपके हाई कोर्ट का, या उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट कहां है भाई? हमारे मध्य प्रदेश का जबलपुर में। तो लोकायुक्त के पद पे वो व्यक्ति होगा जो आपके सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, या आपके उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पे रह चुका हो। उस व्यक्ति की नियुक्ति होती है किस पद पे? लोकायुक्त के पद पे। ठीक है, और लोकायुक्त के पद पे जो व्यक्ति बैठेगा उसका काम क्या होगा भाई? इसका काम है मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री या आपके सचिव वगैरह हैं, अन्य सचिव वगैरह हैं, प्रतिपक्ष नेता हैं, विपक्ष नेता हैं, इनके खिलाफ जांच करना। तो उनके खिलाफ जो जांचें होंगी कि कहीं भाई कोई भ्रष्टाचारी तो नहीं कर रहा है, कोई अपने अधिकारों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, तो उनके खिलाफ जो जांच करता है वो कौन होता है? आपका लोकायुक्त होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे भाई लोकायुक्त में। ठीक है, पहला भाई ये तो मैंने बोल दिया भाई, राज्य स्तर पे 2 संस्था होती है, पहला आपका लोकायुक्त, और दूसरा जो होता है आपका, ये होता है आपका राज्य सतर्कता आयोग। क्या नाम है इसका? राज्य सतर्कता आयोग। और ये आपका कब आया है? 1964 में। ठीक है, आपका जो राज्य सतर्कता आयोग जो प्रभावशील हुआ है, ये 1964 में प्रभावशील हुआ है। और किसके आदेश से? कार्यपालिका के आदेश से। ध्यान से समझना इसको भाई। भाई आपका जो राज्य सतर्कता आयोग जो प्रभावशील हुआ 1964 में, किसके आदेश से हुआ है? कार्यपालिका। और कार्यपालिका बराबर क्या होती है भाई? जल्दी बताओ। मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? आपका मुख्यमंत्री। यह आपका मंत्री परिषद का प्रमुख होता है।
अब ध्यान दो भाई, मैंने बोला लोकायुक्त का क्या काम है, आपके मंत्रियों के विरुद्ध, मंत्री परिषद के विरुद्ध, सचिवों के विरुद्ध ये जो जांच करता है वो कौन होता है, लोकायुक्त, पहली संस्था। और दूसरी संस्था राज्य सतर्कता आयोग, ये इन्हीं के आदेश से बनी है। किन के आदेश से, मुख्यमंत्री यानी मंत्री परिषद के आदेश से बनी है। अब आप खुद बताओ, ये जब इनके आदेश से बनी है तो क्या ये संस्था इनके खिलाफ कभी जा सकती है क्या? भाई नहीं जा सकती, कभी भी नहीं जा सकती। मतलब ये जो संस्था है आपकी वो इन्हीं के अंतर्गत काम करती है, इनसे स्वतंत्र होकर बिल्कुल भी काम नहीं करती है। इसीलिए बहुत ही कम प्रभावशील है आपकी ये संस्था, ये आपको ध्यान रखना है। जितनी प्रभावशील आपकी लोकायुक्त है उतनी राज्य सतर्कता आयोग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र है और ये स्वतंत्र नहीं है, ये किसके अधीन है, मंत्री परिषद के। तो भाई ये मंत्री परिषद के विरुद्ध तो जा ही नहीं सकती फिर, इसलिए बहुत ही कम प्रभावशील है। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है भाई। राज्य स्तर की बात करें तो पहला लोकायुक्त, दूसरा राज्य सतर्कता आयोग। अब आ जाते हैं भाई आपके जिलों में। अच्छा, मैंने बोला हूं कि भाई हर जिले में ऐसी कितनी संस्थाएं होती हैं भाई आपकी, एक एक होती हैं। ठीक है, तो जिले वाली संस्था का आप याद रखोगे, जिला सतर्कता समिति। ठीक है, यानी प्रत्येक जिला स्तर पे जो इस प्रकार की संस्थाएं हैं, इस प्रकार की जो समिति हैं, ठीक है, जो आपके मंत्रियों के विरुद्ध या प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जांच करती हैं, ठीक है, तो वह राज्य स्तर पे तो 2 हैं और प्रत्येक जिला स्तर पे कितनी कितनी, एक एक। नाम क्या है, जिला सतर्कता समिति। ठीक है, अच्छा, इस समिति में भी वो व्यक्ति काम करते हैं जो आपके न्यायिक अधिकारी होते हैं, यानी आपके न्यायालय में जो कार्यरत रह चुके हैं, जो न्यायालयों में आपके कार्य कर चुके हैं। ठीक है, यानी आपके जो कोर्ट होते हैं वहां वो कार्य कर चुके हैं, वो व्यक्ति काम करते हैं जिला सतर्कता समिति में भी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है संस्था में कौन कौन भाई, लोकायुक्त, राज्य सतर्कता आयोग और जिला सतर्कता समिति। ठीक है, तो प्रशासनिक व्यवस्था मैंने इतनी पढ़ाया आपको, प्रशासनिक व्यवस्था में फिर हमने देखे प्रमुख संस्थाएं, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है प्रशासनिक व्यवस्था में। अब इसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ अन्य संस्थाएं भी आपको मिलेंगी। कुछ अन्य संस्थाएं जैसे मानव अधिकार आयोग हुआ सबसे पहले, तो राज्य महिला आयोग हुआ आपका, निर्वाचन आयोग है आपका, राज्य राजस्व बोर्ड है आपका। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहां पे ध्यान में रखना है। सूचना आयोग हुआ आपका, ये मैं बात कर रहा हूं भाई आपके प्रशासनिक संस्थाओं की। ठीक है भाई, अभी मैंने कुछ संस्था बोला था आपको, लोकायुक्त था आपका, राज्य सतर्कता आयोग था आपका, जिला सतर्कता आयोग था, इसके अलावा आपको ये भी मिलेंगे। ठीक है, राज्य मानव अधिकार हो गया आपका, ये भी एक संस्था है, आयोग है। ठीक है, राज्य महिला आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग है, राजस्व बोर्ड है, सूचना आयोग है। तो ये सारे कुछ आयोग हो रहे हैं, ऐसी संस्था हो रहे हैं, तो इनको भी आप नोट कर लेना। ठीक है भाई, जैसे मैंने यहाँ पे बोला राज्य मानव अधिकार आयोग। ठीक है, अब राज्य मानव, अभी मानव अधिकार आयोग समझ लो। ठीक है, तो मानव अधिकार आयोग में सबसे पहले तो आप ये समझो मानव अधिकार क्या है, फिर आयोग पढ़ेंगे। ठीक है, मानव अधिकार भाई, जैसे नॉर्मल अपन भाई मनुष्य मानव है, तो हमको जीवित रहने के लिए, अगर आपको जीना है, जीवित रहना है या आपको जीवन यापन करना है, तो भाई कुछ बेसिक राइट्स आपको चाहिए, यानी कुछ मूलभूत अधिकारों की जरूरत होती है, जरूरी ही है भाई। जैसे आपको घूमने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए भाई, जैसे आप घर से निकले तो ऐसा नहीं हो कि आप घर से निकले कि आपको कोई ने रोक दिया वहीं कि आप कहाँ जा रहे हो। भाई भाई इतनी स्वतंत्रता तो होनी चाहिए कि आप मन से कहीं भी जा सकते हो, कहीं से भी आप आ सकते हो। आपको बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप किसी से पूछ के बोल रहे हो कि भाई मैं ये बात बोलूं क्या। भाई इतने बेसिक अधिकार तो इंसान के पास होने ही चाहिए। तो ये जो हमारे अधिकार होते हैं, नेचुरली जो हमारे अधिकार होते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं हमारे कौन से अधिकार, मानव अधिकार।
और इनके बिना आप जीवन यापन नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इन्हीं अधिकारों को भाई नियंत्रित करने के लिए या इन्हीं अधिकारों को चलाने के लिए, इनका संचालन करने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए हमको जरूरत पड़ी एक आयोग की, यानी एक समूह की, कुछ लोगों की, एक ग्रुप की जरूरत पड़ी जो इन अधिकारों को चला सके। या अगर उन अधिकारों का उल्लंघन हो, जैसे भाई आप, मैंने बोला आप घर से निकले, आपको किसी ने रोक दिया, आपको कोई कहीं जाने नहीं दे रहा है, जबकि आपको इतनी आजादी है, आपको घूमने का अधिकार है, तो आप भाई कंप्लेंट कर सकते हो अधिकार आयोग में जाके कि भाई इस व्यक्ति ने हमको घूमने से रोका, घूमने जाने से रोका, या उस व्यक्ति ने हमको बोलने से रोका। तो उसके लिए आयोग बनाया गया, आपका मानव अधिकार आयोग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपका मानव अधिकार आयोग। लेकिन इसके बावजूद भी आपने देखा है भाई, हमारे जो बेसिक राइट्स हैं, हमारे जो मानव अधिकार हैं, हमारे पास जो अधिकार हैं, इनका कई बार उल्लंघन होते हैं, आपने देखा है कई बार। कई बार तो प्रशासनिक अधिकारी ही इनका हनन कर देते हैं, क्योंकि भाई हमारा जो संविधान है, जब जिस दिन हम राजनीति पढ़ेंगे, पूरे के पूरे 395 आर्टिकल पढ़ेंगे हम, तो हमारा जो संविधान है उसमें भी हमको भाई कुछ अधिकार दिए हैं, और कुछ क्या, बहुत कुछ दिए हैं। आपको समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता, वाक अभिव्यक्ति का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, बात को रखने का अधिकार है, आपको धार्मिक स्वतंत्रता यानी धर्म की आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। ये सारे अधिकार आपको संविधान ने भी दिए हैं। लेकिन कई बार हमारे देश में कुछ कानून ऐसे बन जाते हैं जो अधिकारों को कम कर देते हैं, उनका हनन कर देते हैं। तो उन चीजों को रोकने के लिए भाई, अगर आपको खुद सोचो, आपको अगर आपके जो बेसिक राइट्स हैं, आपके जो अधिकार हैं, आपको वो नहीं मिलेगा तो आप कैसे जियोगे भाई? आपको घूमने की आजादी नहीं मिल रही है, बिल्कुल भी स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार नहीं मिले आपको, लोग आपसे भेदभाव करें कि यार ये तो इस जाति का है। अगर लोग आपका शोषण करने लगे, आप कोई भी कल्चरल एक्टिविटी नहीं कर सकते, धार्मिक अधिकार पे आपके रोक लगा दिया जाए, तो क्या आप भाई आपका जीवन यापन कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। जिस प्रकार से आपको जीवन जीना है, अगर आपको कोई रोक ले उसके आप इस प्रकार से नहीं जी सकते, तो भाई आपके जीवन का मतलब ही क्या हुआ फिर? आपका मतलब आपके जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। अधिकार तो आपको मिल गए, लेकिन कोई उसका उल्लंघन करेगा, तो हनन करेगा, तो फिर आप क्या करोगे भाई? तो हमारे पास इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए, हमारे पास जो मूल अधिकार हैं जो हमको संविधान से मिले हैं, या नेचुरली जो अधिकार मनुष्य के पास होने चाहिए, उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उनकी रक्षा के लिए कि कोई ना तो आपको उन अधिकारों से दूर रखे, ना वो आपके जो अधिकार हैं वो कोई आपसे छीने, इसलिए हमारे देश में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम आया। और ये कब आया? 1993 में। आप खुद सोच लो, हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से 1993 तक कई ऐसे कानून बन चुके थे जिन्होंने आपके कई अधिकारी को छीन लिया, अधिकारों को। इसलिए 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम आया कि भाई आपके जो अधिकार है उनका संरक्षण बहुत जरूरी है, उनकी रक्षा बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि आपसे पूरे अधिकार ही छीन लें। इसलिए आपका मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम आया 1993 में, और 28 सितंबर 1993 से यह प्रभावशील हुआ। और उद्देश्य क्या है भाई इसका? आपको खुद को पता है कि भाई मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, नाम से ही पता चल रहा है किसका उद्देश्य या कार्य क्या होगा। जो मानव अधिकार हैं, जो हमारे अधिकार हैं, अगर उनका हनन हो, यानी आपकी राज्य सरकार या आपका देश या आपके प्रशासनिक अधिकारी आपके किसी अधिकार का हनन करते हैं, तो उनकी रक्षा के लिए, हनन का मतलब कम करना या छीनना, तो उनकी रक्षा के लिए हमारे पास एक अधिनियम है आज 1993 वाला,
इसलिए आपसे आज के समय में, वर्तमान समय में आपसे कोई अधिकार छीन नहीं सकता। आपके जो मूलभूत अधिकार हैं वो आपके पास हमेशा रहेंगे, कोई नहीं छीन सकता आपसे। भाई खुद आपको संविधान ने दिया है और बहुत से अधिकार तो प्रकृति से मिले हैं हमको। भाई वो अधिकार कोई नहीं छीन सकता आपसे। इसलिए आपका मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम आपका प्रभावशील हुआ 28 सितंबर 1993 और इसी के अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश का या मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ। इसी से प्रभावशील होकर भाई हमारे मध्य प्रदेश का मानव अधिकार आयोग बना है। ठीक है, कब बना है ये? 13 सितंबर 1995। तो ये डेट आप याद रखोगे भाई। हमारे मध्य प्रदेश का मानव अधिकार आयोग कब बना है? 13 सितंबर 1995। और मानव अधिकार संरक्षण आयोग जो है, इसमें जो व्यक्ति होता है वो होता है आपका उच्च न्यायालय का रिटायर मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ये आप याद रखना भाई कि आपका जो मानव अधिकार आयोग है मध्य प्रदेश का, हमारे मध्य प्रदेश का, ठीक है, ये तो भाई आपके देश का है। हमारे मध्य प्रदेश का जो मानव अधिकार आयोग है कब बना है? 13 सितंबर 1995। इस आयोग में जो व्यक्ति होता है वो कौन होता है? आपका मुख्य न्यायाधीश। कहाँ का? उच्च न्यायालय का, यानी जबलपुर वाले का। भाई नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाओ दिल्ली, वो नहीं, वो सर्वोच्च न्यायालय। आपके उच्च न्यायालय का रिटायर, और मुख्य न्यायाधीश भी रिटायर होना चाहिए, नहीं तो आप वर्तमान वाले कोई बिठाल दे रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपके उच्च न्यायालय का रिटायर मुख्य न्यायाधीश होता है मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, और नियुक्ति कौन करता है इसकी? राज्यपाल। तो नियुक्ति भी आप याद रखोगे भाई। ठीक है, कि मानव अधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है आपका, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। आया समझ में? ठीक है, तो पहले मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं आपके रंगनाथ जोशी, ये सबसे पहले हैं, ये आप याद रखोगे। मानव अधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? आपके रंगनाथ जोशी। और आज का सवाल है आपके लिए कि वर्तमान में मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत के भी बताना है और मध्य प्रदेश के भी बताना है, दोनों के बताना है भाई। ठीक है, कमेंट आपका आना ही चाहिए, ये ध्यान रखना कि वर्तमान में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है और भारत का जो मानव अधिकार आयोग है उसके भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये भी आपको दोनों कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो ये मैंने भाई प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ संस्थाएं बताया, जिसमें आपकी लोकायुक्त है, राज्य सतर्कता आयोग है, जिला सतर्कता समिति है, और उसके बाद हमने कौन सा देखा? आपका राज्य मानव अधिकार आयोग। तो ये भी एक संस्था है, तो आपको ये भी याद रखना है, बिल्कुल आपको ये याद रखना ही है। ठीक है, तो ये प्रशासनिक व्यवस्था का भाई हमारा टॉपिक था, और इस टॉपिक में पूरी प्रशासनिक व्यवस्था देखी, जिसका केंद्र बिंदु देखा, संभाग देखा, जिले देखा, तहसीलें देखा, कुछ संस्थाएं देखी, मानव अधिकार आयोग देखा। ठीक है, एक लास्ट इसमें एक टॉपिक है आपके मध्य प्रदेश प्रशासनिक व्यवस्था का, कुछ भवन आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार प्रशासनिक व्यवस्था के कुछ भवन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो बस आपको भवन याद रखना है, और लोकेशन सभी की भोपाल है। अभी बता रहा हूं मैं, जितने ही मैं भवन बताऊंगा सब कहां मिलेंगे आपको? भोपाल में। पहला, मुख्यमंत्री निवास। ठीक है, नाम याद रखोगे भाई आपका, श्यामला हिल्स। ठीक है, मुख्यमंत्री जो निवास है उसका नाम क्या है आपका? श्यामला हिल्स, भोपाल। दूसरा, निर्वाचन आयोग जो है, भवन का नाम याद रखोगे, निर्वाचन भवन। क्या नाम है? निर्वाचन भवन। तीसरा, राज्य सचिवालय। अच्छा भाई, ये तो आपको पता है भाई, हमारे जो मध्य प्रदेश का राज्य सचिवालय है, ठीक है, इसका नाम क्या है? तो राज्य सचिवालय का नाम आप कमेंट करके बताओगे भाई, क्योंकि मैं ये बता चुका हूं आपको कि हमारे मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय का नाम क्या है। ठीक है, फिर आपका राज्य संचालनालय सतपुड़ा
और विंध्याचल भवन। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। फिर अभी जो हमने पढ़ा मानव अधिकार आयोग, पर्यावास भवन, मध्य प्रदेश, विद्युत नियामक बोर्ड। ठीक है, तो आप ये भी याद रखोगे, ऊर्जा भवन, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, शक्ति भवन, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, पुस्तक भवन। ठीक है, तो ये इतने भाई आपके प्रशासनिक भवन हैं। तो ये सारे प्रशासनिक भवन आपको याद करना है। ठीक है, सारी लोकेशन आपको भोपाल में मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अच्छा, कमेंट में आपका राज्य सचिवालय आपको बताना है, क्या नाम है राज्य सचिवालय भवन का। ठीक है, मुख्यमंत्री निवास श्यामला हिल्स, निर्वाचन आयोग निर्वाचन भवन, राज्य सचिवालय आप कमेंट करके बताओगे, राज्य संचालय सतपुड़ा और विंध्याचल भवन, मानव अधिकार आयोग पर्यावास भवन, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक बोर्ड ऊर्जा भवन, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल शक्ति भवन। ठीक है, और पाठ्य पुस्तक निगम क्या नाम है इसका, पुस्तक भवन। ठीक है, तो ये हमारी जो वीडियो है, ठीक है, मध्य प्रदेश प्रशासनिक व्यवस्था की लास्ट वीडियो थी और हमारा पूरा की पूरा राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था कंप्लीट हो चुका है। और अगली वीडियो जो हमारी बनेगी वो वीडियो होगी आपकी न्यायिक व्यवस्था की। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखोगे भाई कि हमारी जो अगली वीडियो रहेगी वो रहेगी आपकी न्यायिक व्यवस्था की। तो न्यायिक व्यवस्था जो है इसमें आपका हाई कोर्ट रहेगा, फिर आपका जिला कोर्ट रहेगा, फिर तहसील न्यायालय रहेगा, फिर ग्राम न्यायालय और फास्ट ट्रैक कोर्ट। तो आपको मिस नहीं करना है अगली वीडियो। ठीक है, तो अगली वीडियो की क्लास रहेगी न्यायिक व्यवस्था। ठीक है।